हेलो साइकोलॉजी पीपल, हम चैप्टर 2 कर रहे हैं और ये लास्ट वीडियो है चैप्टर 2 की बिहेवियरल एनालिसिस और इसके बाद आपका चैप्टर फिनिश। सो ध्यान से पढ़ना। बिहेवियरल एनालिसिस, सो बिहेवियरल एनालिसिस आपको नाम से पता चल रहा है कि मतलब यहाँ पे बिहेवियर का एनालिसिस करने वाले हैं हम। और बिहेवियरल एनालिसिस में अब डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में जो पर्सन जैसे बिहेव करता है तो उससे आपको उसकी पर्सनालिटी का कुछ तो अंदाजा हो ही जाता है, राइट? सो ऑब्जर्वेशन ऑफ द बिहेवियर सर्व्स एज द बेसिस ऑफ बिहेवियरल एनालिसिस। ऑब्जर्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन इट कम्स टू बिहेवियरल एनालिसिस। बिहेवियर को देखोगे, ऑब्जर्व करोगे बिहेवियर को, तभी तो उसका एनालिसिस कर पाओगे, है ना? तो ऑब्जर्वेशन जो है इंपॉर्टेंट की फैक्टर है। एन ऑब्जर्वर्स रिपोर्ट मे कंटेन डेटा ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंटरव्यू। अब जो ऑब्जर्वर है, जैसे ठीक है, मान लो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, आप ऑब्जर्व कर रहे हो किसी का बिहेवियर, तो इट मे कंटेन डेटा इन द फॉर्म ऑफ, एक तो इंटरव्यू के फॉर्म में हो सकता है डेटा आपका, आपका डेटा ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में तो होगा ही होगा, रेटिंग स्केल्स के फॉर्म में हो सकता है, नॉमिनेशन के फॉर्म में हो सकता है, सिचुएशनल टेस्ट हो सकते हैं। इन सब के बारे में हम एक एक करके समझेंगे और पढ़ेंगे, नॉट टू वरी। इंटरव्यू मेथड, चलो जी, पहले पहले चीज आ गई इंटरव्यू। अब इंटरव्यू क्या होता है? कॉमन मेथड है, मतलब असेसिंग ऑफ पर्सनालिटी का, पर्सनालिटी असेसमेंट करने के लिए कॉमन चीज है इंटरव्यू, ठीक है? पर ये इंटरव्यू एक फॉर्मल इंटरव्यू है, ये हाय हेलो हाउ आर यू डूइंग वो वाला इंटरव्यू नहीं है। मतलब यहाँ पे हमारा एक पर्पस होता है। क्या पर्पस होता है? कि डायग्नोस करना चाहते हैं हम, पता लगाना चाहते हैं कि पर्सन को क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। अगर वो हॉस्पिटल में किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास आया है तो ऑब्वियसली हाय हेलो करने और चाय पीने तो नहीं आया है, अनटिल अनलेस कि वो आपका फ्रेंड हो, ठीक है? तो किसी बात से आया है, तो हम पता लगाने की कोशिश करते हैं, कि डायग्नोस्टिक इंटरव्यू करते हैं, कि मतलब क्या है, इन डेप्थ पता लगाने की कोशिश करते हैं। सो इट इन्वॉल्व्स पर्सन बीइंग आस्क्ड एंड आस्किंग स्पेसिफिक क्वेश्चन। हम उनसे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन करते हैं, एमलेस क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन जिनका कोई ताल्लुकात नहीं है हमारे असेसमेंट से, ऐसे फालतू की बकवासबाजी नहीं करते हैं हम। उनसे प्रॉपर ढंग के स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछते हैं डायग्नोस करने के लिए कि क्या है उनका इश्यू, क्या है। इंटरव्यू में भी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है और अनस्ट्रक्चर हो सकता है, डिपेंडिंग कि हमारे असेसमेंट का गोल क्या है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू क्या होता है वो देख लेते हैं। अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है वेयर इंटरव्यूअर जो है सीक्स टू डेवलप इंप्रेशन अबाउट द पर्सन, आस्किंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब मैं बचपन से लेके, चाइल्डहुड से लेके, फिर उनके एडोलेसेंस एज पे, ठीक है, कि बचपन चाइल्ड, जब वो एज अ चाइल्ड कैसे थे, फिर एज एन जब थोड़े से बड़े हुए एडोलेसेंस एज में आए तो कैसे थे, फिर स्कूल उनका जर्नी कैसा रहा। तो मैं यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड है, लेकिन फिर भी एक लाइन ऑफ थॉट है जिसको मैं फॉलो कर रही हूँ और मैं उस हिसाब से उनसे सवाल पूछ रही हूँ, ठीक है, कि किस तरीके से उनका सब रहा। अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कि मेरे दिमाग में है कि मुझे बचपन से लेके अभी तक की उनकी पूरी जर्नी, उनकी अभी तक का पूरा सफर जो है मुझे जानना है। इमोशनल लेवल पे कैसा रहा, उन्होंने क्या क्या सर्कमस्टांसेस अपनी लाइफ में देखे, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू का मतलब होता है स्पेसिफिक क्वेश्चन होते हैं, जैसे एक क्वेश्चनेयर नहीं होता एग्जाम में, क्वेश्चन आते हैं ना, ठन 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 ऐसे करके, बिल्कुल ठक 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 आपके क्वेश्चंस क्लियर होते हैं। नंबर 1 ये क्वेश्चन, नंबर 2 ये क्वेश्चन, नंबर 3 ये क्वेश्चन। वो होता है स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। स्पेसिफिक होता है, सेट प्रोसीजर होता है। दिस इज ऑफन डन टू मेक ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन। तो काफी ऑब्जेक्टिव कंपैरिजन जब पर्सन का करना होता है तब ये होता है। इसमें रेटिंग स्केल्स भी होते हैं। रेटिंग स्केल्स बेसिकली इसलिए दिए जाते हैं ताकि ऑब्जेक्टिविटी और इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो इसमें स्पेसिफिक क्वेश्चंस मतलब लिखे होंगे, ये क्वेश्चंस आप इसमें आगे पीछे नहीं कर सकते। इसमें अगर मान लो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में 10 क्वेश्चन है, तो पहला नंबर का जो क्वेश्चन है वो आप पहले ही पूछेंगे और जो 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो 5वें नंबर पे ही पूछा जाएगा। 5वें नंबर का क्वेश्चन पहले पूछ लें और पहले नंबर का क्वेश्चन तीसरे नंबर पे पूछ लें, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इंटरव्यू है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है जो आपको फॉलो करना है। फिर सेकंड मेथड आता है ऑब्जर्वेशन का। इंटरव्यू क्लियर हो गया, देन ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है। ये ऑब्जर्वेशन वो नहीं है जो आप रोजमर्रा में 1000 लोगों से मिलते हैं, 1000 चीजें देखते हैं, वो नहीं है। आपका यहाँ पे ऑब्जर्व करने का एक गोल होता है, ठीक है। जैसे जो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके रूम में जब पहली बार एंटर होता है ना क्लाइंट, उनके रूम में एंटर होने से उनके क्लाइंट के चेयर पे बैठने और अपने प्रॉब्लम कहने तक सब कुछ ऑब्जर्व किया जाता है। वो किस तरीके से चल के आ रहे हैं,
ठीक है, उनका वॉकिंग स्टाइल क्या है, किस तरीके से वो बैठे हैं, ठीक है, उन्होंने आई कांटेक्ट मेंटेन किया है कि नहीं किया है, बात किस तरीके से कर रहे हैं, एवरीथिंग एवरीथिंग। तो एक सोफिस्टिकेटेड प्रोसीजर है। इट रिक्वायर्स केयरफुल ट्रेनिंग ऑफ द ऑब्जर्वर एंड फेयरली डिटेल्ड गाइडलाइंस अबाउट द एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर एंड असेस ऑफ द पर्सनालिटी। ठीक है, अब मान लो जो पर्सन डिप्रेशन अगर किसी को है, तो वो पर्सन बहुत लेजी, धीरे 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 ऑफिस में आएगा, बैठेगा सीट पे, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, हो सकता है आई कांटेक्ट भी ना मेंटेन करे, ज्यादा कम बोलेगा भी नहीं। तो मतलब ये सारी चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ती है, और ये सब चीजें ट्रेनिंग में आप सीखते हैं कि आपको क्या क्या नोटिस करना है, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं जो आपको करनी है। जैसे एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑब्जर्व करता है अपने क्लाइंट का इंटरेक्शन। ठीक है, कि आपका अपनी फैमिली के मेंबर, अपने फैमिली जो मेंबर्स हैं क्लाइंट के, उनके साथ कैसा इंटरेक्शन है। अगर कोई एग्रेसिव पर्सनालिटी का होगा और आपके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा होगा कि मैं तो एकदम कूल, एकदम काम हूँ, तो अपनी फैमिली के साथ कूल और काम नहीं होगा। ठीक है, अपनी फैमिली के आते ही हो सकता है कि वो एग्रेसिव हो जाए। तो भाई किस तरीके की पर्सनैलिटी है, क्या है जो आप बोल रहे हो और जो आप दिख रहे हो, उसमें कितना मैच है, कितना मिसमैच है। लॉट ऑफ थिंग्स टू ऑब्जर्व। ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं और इंटरव्यू मेथड्स की भी कुछ लिमिटेशंस है, वो हम देख लेते हैं। लिमिटेशंस मतलब लिमिटेशंस कह लो, ड्रॉबैक कह लो। ठीक है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर होती है डेटा, ऐसा डेटा कलेक्ट करने के लिए जो हमारे काम का हो, आलतू फालतू डेटा नहीं कि उसने हरे रंग की कमीज पहनी थी और ये पहना था, ये सब नहीं। ठीक है, आलतू फालतू डेटा नहीं, बट जो हमारे डायग्नोस करने में हमें मदद करे, इस तरीके का डेटा। तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड होती है इन मेथड्स के लिए, एंड दे आर क्वाइट डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ठीक है, इंटरव्यू लेने में टाइम जाता है। कभी कभी जो आपका सेशन, मान लो कोई थेरेपी आप ले रहे हो, उसका जो फर्स्ट सेशन है, पहले और दूसरा, पहले दो सेशंस तो सिर्फ डेटा कलेक्ट करने के लिए ही चले जाते हैं। मतलब पहला सेशन मान लो 60 मिनट्स का है, 1 घंटे का, दूसरा सेशन 60 मिनट्स का है। एक 60 मिनट से ज्यादा तो वैसे भी सेशन नहीं होता, 45 टू 60 मिनट्स का होता है। ठीक है, कोई भी एक थेरेपी सेशन। तो मतलब 1 घंटा तो पहला और दूसरा दिन का, जो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे हैं, अगर आप कलेक्टिवली देखो तो इंटरव्यू कलेक्ट में और ऑब्जर्वेशन में ही चले जाते हैं। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट आता है कि मेच्योरिटी ऑफ द साइकोलॉजिस्ट प्री कंडीशन है ऑब्टेनिंग अ वैलिड डेटा। ठीक है, आप कितने मेच्योरिटी के साथ चीजें हैंडल कर रहे हो, कितने मेच्योरली आप चीजों को समझ रहे हो, कितनी अच्छी आपकी ट्रेनिंग हुई है, वो सब चीजें भी डिपेंड करती हैं। ठीक है, वो ये एक अच्छा आपको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी बनाती हैं। नाउ मेयर प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर मे कंटामिनेट द रिजल्ट एज अ स्ट्रेंजर। द ऑब्जर्वर मे इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द पर्सन बीइंग ऑब्जर्व्ड एंड दस नॉट बीइंग गुड डेटा। इसका क्या मतलब है कि हो सकता है कि जैसे पीपल आर ट्राइंग टू फेक इट, कि आपको मान लो कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सिर झुका के और हल्के हल्के वॉक करके और आई कांटेक्ट नहीं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो डेफिनेटली वो आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करेगा और वो धीरे धीरे चल के आएगा, लेजी लेजी सा, आपको देखने पे ही लगेगा उसके चेहरे पे उदासी है। ऐसा कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हो सकता है कि वो देखने में एकदम फिट लगे, एकदम ठीक लगे, और आपको पता भी नहीं चले कि उसमें डिप्रेशन है। तो दैट इज वाई आपको इंटरव्यू बहुत अच्छे से, तो ये दैट इज वाई हम कहते हैं कि ये एक स्किल है। ठीक है, जितनी अच्छे से आपकी ट्रेनिंग हुई होगी ना, उतना, बिकॉज एक वर्ड होता है स्माइलिंग डिप्रेशन। ठीक है, स्माइलिंग डिप्रेशन, जिसमें आप पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं चल पाएगा, वो बंदा देखने में लगेगा ही नहीं कि उसको डिप्रेशन है, लेकिन एक्चुअली उसको अंदर से डिप्रेशन होता है। अंदर से वो ना खुश होते हैं, लेकिन बाहर दुनिया को ऐसे दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं जी, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता किसी भी बात से, जो मर्जी होता रहे। ठीक है, सो स्माइलिंग डिप्रेशन का पता लगाना इतना आसान नहीं होता। वो लोगों से मिलते भी हैं, हंसते बोलते भी हैं। ओनली अ वेरी फाइन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जिनकी ट्रेनिंग बहुत रिगरस और बहुत अच्छी हुई होगी, दे कैन जज कि कुछ गड़बड़ है। तो ये भी एक बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए। नाउ बिहेवियरल रेटिंग्स के बारे में अगर हम बात करें, तो बिहेवियरल रेटिंग्स जो होती हैं, दे यूज इन एजुकेशनल और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स में। इंडस्ट्रियल अगेन जो आपके एमएनसी कंपनीज वगैरह है, बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती है, वहां पे यूज होते हैं। बिहेवियरल रेटिंग्स आर जनरली टेकन फ्रॉम पीपल हु नो एसएससी इंटीमेटली। ठीक है, एंड हैव इंटरैक्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप हो और आपकी मदर है।
तो आपकी मदर तो आपको अच्छे से जानती है, आपसे भी ज़्यादा अच्छे से आपकी मदर आपको जानती होगी। अब मैं आपकी मम्मी को बोलूँ कि आप इनके बिहेवियर्स को रेट करो 1 टू 5 के स्केल पे, ठीक है? और सर्टेन क्वेश्चंस ऊपर दिए हों, ठीक है? कि इज़ ही और शी लेज़ी पर्सन, अब आप उनको रेट करो। ये कितने एक्टिव हैं, कितने लेज़ी हैं, स्टडी को कितना टाइम देते हैं, इनकी हर एक बिहेवियर एग्रेसिव है कि नहीं। हो सकता है आपको लगता हो कि नहीं-नहीं मैं तो गुस्सा नहीं करता, लेकिन मम्मी-पापा से पूछो ना कितना गुस्सा करते हो। तो कहने का मतलब है बिहेवियरल रेटिंग हम उन लोगों से भरवाते हैं जो बहुत क्लोजली जानते हैं एक दूसरे को। ओके, सो बहुत क्लोजली अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, काफी सालों से, काफी टाइम से जानते हैं, फिर उन लोगों से हम बिहेवियर रेटिंग स्केल्स भरवाते हैं। दिस कैटेगरी में इन्वॉल्व नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर्स और डिस्क्रिप्टिव टर्म्स। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं कि यहाँ पे raters often display certain bias that color their judgment in different way. For example, most of single favorable और unfavorable trait के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब they often based on the rater's overall judgment. This tendency is known as halo effect. अब halo effect क्या होता है वो देखो। फॉर एग्जाम्पल कि मतलब कोई एक फेवरेबल ट्रेट है, एक कोई आप में अच्छी बात है, तो भाई अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हर किसी में है, लेकिन एक अच्छाई को पकड़ के ही पूरी आपके बखान कर देना, पूरी पर्सनालिटी को डिफाइन कर देना, दैट इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो लेकिन बिहेवियर रिलेटिंग में ऐसा होने के चांसेस हो सकते हैं। कोई एक बिहेवियर आपका बहुत अच्छा होगा, अब उसी को हो सकता है आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, आप स्टडी में बहुत अच्छे हो, तो माँ बाप के लिए यही बहुत बड़ी बात है कि आप स्टडी में अच्छे हो, लेकिन आपका स्टडी में अच्छा होना आपकी बाकी सारी नेगेटिव चीजों को इन्फ्लुएंस अगर कर रहा है, तो वो गलत बात है ना। कि ठीक है आप पढ़ाई में अच्छे हो, लेकिन आप लोगों को, एल्डर्स को रिस्पेक्ट नहीं करते, छोटों को प्यार नहीं देते, थोड़े एरोगेंट हो, प्राउडी हो, ठीक है, ईगोस्टिक हो, तो ये सारे बाकी सारे नेगेटिव ट्रेट्स कहाँ जाएंगे। तो लिमिटेशंस इसकी ये होती है कि किसी एक सिंगल चीज के लिए हम काफी फेवरेबल या अनफेवरेबल हो जाते हैं। देन रेटर्स हैव अ टेंडेंसी टू प्लेस इंडिविजुअल्स ईदर इन द मिडल ऑफ द स्केल, जिसको मिडिल कैटेगरी बायस बोलते हैं, या फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे, जिसको एक्सट्रीम पोजीशन बायस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हर चीज का अगर रेटिंग स्केल है 1 से लेके 5 तक, ठीक है, तो हर चीज में मिडिल में प्लेस कर देंगे कि ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, ना बहुत अच्छे ना बहुत बुरे, हर चीज में उनका रेटिंग होगा 3। तो इसको बोलते हैं मिडिल कैटेगरी बायस, कि मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि किसी भी चीज में आपको 1 रेटिंग है, पुअर रेटिंग है, या बहुत अच्छे आप किसी भी चीज में, हर चीज में सो हो, बस ठीक ठाक हो आप। ठीक है, तो इसको मिडिल कैटेगरी बायस बोलते हैं। देन होता है एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस। यहाँ तो मतलब आप हो तो बहुत ही बेकार हो किसी की चीज में, 0 मतलब 1 मतलब कि बिल्कुल बेकार, और 5 मतलब एक्सट्रीमली गुड। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, या तो में आप बहुत ही अच्छा हो, या किसी में बहुत ही चीज में बेकार हो, ऐसा रेटिंग करेंगे। मतलब वो कोई बीच का रास्ता ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि कभी 2 रेटिंग आ रही है, कभी 4 आ रही है, कभी 1, कभी 5 ना, या तो एक्सट्रीम में रेटिंग करेंगे, या तो बहुत अच्छे या तो बहुत बेकार। तो एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस बोलते हैं इसको, तो ये भी एक लिमिटेशन है। देन आता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन क्या मेथड होता है? दिस मेथड इज ऑफन यूज्ड इन ऑब्टेनिंग पीयर असेसमेंट। पीयर बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, in using nomination, each person is asked to choose one or more responses of the group with whom he or she would like to study, work, play, participate in other activity. For example, मान लो कि एक ग्रुप है, ठीक है ना, ईच पर्सन इज आस्क्ड कि भाई आप जैसे हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो हम बोलते हैं ना कि हमें इस ग्रुप में डाल दो, हमें इस ग्रुप के साथ प्रोजेक्ट करना है, या जिस ग्रुप में मेरी फ्रेंड है मुझे तो उसी ग्रुप का हिस्सा बनना है। तो उस तरीके के नॉमिनेशंस कि आप किसको नॉमिनेट करना चाहोगे ग्रुप के लिए। ठीक है, वर्क हो, स्टडी हो, प्ले हो, या पार्टिसिपेट हो करना किसी भी एक्टिविटी में, हु विल यू चूज, किसको चूज करोगे आप। नाउ दिस पर्सन मे बी आस्क्ड टू स्पेसिफाई द रीजन, और जिसको आप चूज कर रहे हो उसका रीजन क्या है उनको चूज करने का, वो रीजन भी आपको देना पड़ेगा। तो जो आपकी नॉमिनेशन है thus received will be analyzed to understand personality and behavioral qualities of the person। किस बेसिस पे आपने उनको नॉमिनेट किया है, और क्योंकि हम आपसे रीजन भी पूछ रहे हैं, वी विल टेल यू टू स्पेसिफाई द रीजन कि आपने इन पर्सन के साथ क्यों एसोसिएट होना चाहा। तो उससे फिर उनकी पर्सनालिटी और बिहेवियरल क्वालिटीज का पता चलेगा।
ठीक है, दिस मे बी अफेक्टेड ऑन द पर्सनल बायस, ये इसका नेगेटिव सॉरी ड्रॉबैक है, इसका नेगेटिव क्या है कि पर्सनल बायसेस लग सकते हैं इसमें। पर्सनल बायसेस मतलब कि भाई आपका फ्रेंड है, आपको तो उसमें सब अच्छा अच्छा ही दिख रहा है, तो आप सारी उनकी पॉजिटिव क्वालिटीज बोलोगे, पॉजिटिव पर्सनालिटी ट्रेट्स बोलोगे, तो कुछ तो ऐसा तो है नहीं कि उस इंसान में कुछ नेगेटिव नहीं होगा, तो आपने पर्सनल बायसेस लगा दिए। नाउ आता है सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट क्या होता है? मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट। इट प्रोवाइड्स अस द इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ पर्सन बिहेव्स, कैसा कोई पर्सन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बिहेव करेगा। जैसे हमने वो देखा था ना एग्रेशन के लिए आपका, कि किस तरीके से आप एग्रेसिव बिहेव करोगे सिचुएशंस में, फ्रस्ट्रेशन वाला जो हमने टेस्ट देखा था। तो ये है सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट के लिए, कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप किस तरीके से बिहेव करोगे। नाउ दिस टेस्ट रिक्वायर्स फॉर अ पर्सन टू गिव अ टास्क विद अनदर पर्सन हु आर इंस्ट्रक्टेड टू बी नॉन कोऑपरेटिव। इसमें जैसे मान लो ग्रुप में है, 2 का ग्रुप है, तो आपको एक टेस्ट दिया जाता है। उस टेस्ट में आपको बोला जो दूसरा पर्सन है, ठीक है, 2 लोग हो आप, और आप दोनों को एक टास्क दिया जाता है पूरा करने के लिए। तो एक पर्सन को, जो दूसरा वाला पर्सन है ना, मान लो हम आप पे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आपको आप हमारे क्लाइंट हो, तो हम दूसरे वाले पर्सन को क्या बोलेंगे कि आप नॉन कोऑपरेटिव रहना, इंटरफेयर करना। तो आपके लिए बड़ा स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाएगा कि यार ये पर्सन कोऑपरेट तो कर नहीं रहा है, हम अपना गोल कैसे अचीव करेंगे, जो भी हमारा टारगेट है वो कैसे अचीव करेंगे। तो उस केस में जिस तरीके से आप बिहेव करोगे, दैट विल रिवील अबाउट योर पर्सनैलिटी। ठीक है, वो सिचुएशन आपके लिए स्ट्रेसफुल हो जाएगी, तो उसमें आपकी हमारी पर्सनालिटी हमें समझ आएगी आपके बारे में कि आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन को कैसे डील करते हो। ना तो सिचुएशन में बी रियलिस्टिक वन और इट मे बी क्रिएटेड थ्रू वीडियो प्ले। यहाँ तो कोई मतलब रोल प्ले, वीडियो प्ले की तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, या आपको एक रियलिस्टिक सिचुएशन में भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसके साथ ये चैप्टर आपका खत्म होता है। वी विल स्टार्ट विद द थर्ड चैप्टर। डू लेट मी नो प्लीज इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट मी टू इम्प्रोवाइज ऑन समथिंग, इम्प्रूव समथिंग। अगर आपको वीडियोस समझ आ रही हैं, लेक्चर समझ आ रहे हैं, बिकॉज आपका फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ठीक है, जिस हिसाब से आप फीडबैक दोगे उस हिसाब से आई विल improve if there is a need to improve. And I hope कि you will like, support, share and subscribe this channel. I'll see you with the next chapter videos. Till then, keep learning, keep revising. Bye.